Hello everyone, this is Anjali Jha and you're watching Anjali's Whiteboard. And in last video we have studied some topics of JIGL. Chapter was CRPC 1973. So let's see what topics we have covered in that chapter. So the first point was about scope. कि सीआरपीसी का या किसी भी लॉ का मैंने बताया था कि हम किसी भी लॉ के बारे में जब भी उसकी स्टार्टिंग करते हैं तो उसकी स्कोप से करते हैं दैट मीन्स उसकी वो कहाँ तक एक्सटेंड है यानी कि कहाँ तक उसकी एप्लीकेबिलिटी है अलोंग विद दैट कि कब वो इन्फोर्समेंट हुआ था एप्लीकेबिलिटी और इन्फोर्समेंट बोथ। उसके बाद है कि सेकंड थिंग वाज ऑफेंस। ऑफेंस क्या होता है और ऑफेंस में क्या मेन इंग्रेडिएंट है यानी कि मसाला क्या है ऑफेंस का जिसके बिना उसे ऑफेंस ऑफेंस नहीं माना जाएगा दैट इज मेंस रिया। उसके बाद है बेलेबल और ऑफेंस के टाइप हमने देखे थे जो उसमें पहला देखा हमने बेलेबल ऑफेंस नॉन बेलेबल ऑफेंस। उसके बाद हमने देखा कॉग्निजिबल और नॉन कॉग्निजिबल। मैंने कहा था आपको कि जब भी आपको इन दोनों ऑफेंसेस को समझना हो तो आप बेलेबल और बेलेबल के साथ आप नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को लेकर चलें बिकॉज बेलेबल ऑफेंस आर लेस सीरियस। वहाँ पे जो है स्ट्रिक्टनेस इतनी नहीं होती और वहाँ पे आपको बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकती है पुलिस। उसके बाद बेलेबल ऑफेंस दैट मीन्स कि आपको बेल मिल सकती है। फिर अगर हम बात करें नॉन बेलेबल की तो हम नॉन बेलेबल को कॉग्निजेबल के साथ लेकर चलते हैं। ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंसेस होते हैं जो कि सॉरी नॉन बेलेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होता है जहाँ पे आपको बेल प्रोवाइड नहीं होगी। और बेल कौन से केसेस में प्रोवाइड नहीं होगी? जहाँ पे ये चीज़ हमारे कॉमन सेंस की है कि आपको बेल कहाँ नहीं मिलेगी, जहाँ पे आपका जो ऑफेंस है वो बहुत ज़्यादा सीरियस ऑफेंस है। ठीक है, यानी कि मर्डर आपने कर दिया है या आपने कुछ ऐसी पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में जाके कोई चीज़ करी है। ठीक है, आपने मान लो किसी ऐसी प्लानिंग में साथ दिया जो कि हमारे नेशन के अगेंस्ट में है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये होता है नॉन बेलेबल ऑफेंस यानी कि जो बहुत ज़्यादा सीरियस ऑफेंसेस है। तो हम बेलेबल और नॉन कॉग्निजेबल को साथ में लेके चलते हैं। ये दोनों टर्म सेम है, मतलब सेम है इन द सेंस कि ये ऑफेंस बताती है कि कितना सीरियस ऑफेंस है। ठीक है, तो जहाँ पे बेलेबल ऑफेंस होगा वो मोस्टली नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं। और जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं वो इसलिए नॉन बेलेबल होते हैं क्योंकि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं यानी कि सीरियस ऑफेंसेस होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें हमने बेलेबल के और दो टाइप थे जो कि थे समन प्लस वारंट, सॉरी समन एंड वारंट। ठीक है, समन केसेस और वारंट केसेस। ठीक है, इसको अभी हमने आज के वीडियो में हम इसका डिफ्रेंसिएशन देखेंगे। उसके बाद हमने देखा कंप्लेंट किसे कहते हैं, फिर हमने देखा बेल किसे कहते हैं। उसके बाद हमने जब भी कोई कंप्लेंट फाइल होगी या कोई ऑफेंस होगा तो उसको कैसे उसका ट्रीटमेंट होगा। तो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन होगा, देन इंक्वायरी होगी, देन ट्रायल होगा जो कि रिस्पेक्टिव कोर्ट्स करेंगे या कोर्ट ऑफ सेशन करेगा। ठीक है, फिर समन केसेस और वारंट केसेस के बारे में बता चुकी, बट आज की वीडियो में हमें समन और वारंट केसेस का डिफ्रेंसिएशन देखना है। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ मैं आ जाती हूँ समन केसेस के डिफ्रेंसिएशन पे। डिफरेंशिएशन किस तरीके से होता है, उनके कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनके बीच में उनका कुछ डिफरेंस होता है। तो वही हम जैसे एग्जाम्स में प्रेजेंट करते हैं, हमें यहाँ पे बेसिस लिखना है किन किन बेसिस पर डिफरेंशिएट कर रहे हैं। फिर वारंट केस और यहाँ हो गया समन केस। तो यहाँ पहला पॉइंट है वारंट केसेस। हमने देखा था वारंट केसेस क्या होते हैं, जहाँ पे पनिशमेंट जो है आपकी वो मोर देन 2 years होगी। ठीक है, एमटी एमटी माने मोर देन 2 years। और समन केसेस फिर कौन से होते हैं, अगर वारंट केसेस में जो पनिशमेंट है वो 2 साल से ज़्यादा होगी तो वारंट समन केसेस क्या है, जहाँ पे पनिशमेंट लेस देन या अप टू 2 years होगी। ठीक है, इसके बाद है प्रोसीजर क्या होता है। वारंट केसेस के जो प्रोसीजर हैं, एक मिनट यहाँ हो गया मीनिंग। प्रोसीजर की बात करें तो समन केसेस में जो है सिर्फ एक ही प्रोसीजर प्रिस्क्राइब किया हुआ है सीआरपीसी में। ठीक है, एक प्रोसीजर है इसका जो कि सीआरपीसी में प्रिस्क्राइब किया गया है। यहाँ पे वारंट केसेस के कितने प्रोसीजर हैं, 2 प्रोसीजर्स हैं। कैसे कैसे,
एक तो है यहाँ पे पहला प्रोसीजर, एक मिनट थोड़ा तरीके से करते हैं इसको। पहला जो प्रोसीजर है वो ऐसे है कि ये एक प्रोसीजर पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे होगी उस केस की। दूसरा प्रोसीजर पुलिस रिपोर्ट के अलावा पुलिस मतलब कि एक में पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे प्रोसीजर होगा और दूसरा हो सकता है उसी केस में पुलिस रिपोर्ट के अलावा किस तरीके से प्रोसेस होगा, ठीक है। तो सीआरपीसी में समन केसेस का एक प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड है और वारंट केसेस के दो प्रोसीजर्स हैं। उसके बाद है कि कन्वर्जन, क्या समन केस वारंट केस बन सकते हैं, यानी कि क्या समन केस को वारंट केस की तरह ट्रायल उनका हो सकता है और क्या वारंट केसेस का ट्रायल इनटू समन केसेस हो सकता है या नहीं। तो देखो वारंट केसेस क्या होते हैं, वारंट केसेस यानी सीरियस ऑफेंसेस, यानी कि जहाँ पे आपकी पनिशमेंट ही ज़्यादा है, 2 साल से ज़्यादा है, तो वहाँ पे वारंट केसेस का कन्वर्जन इनटू समन केस बहुत रेयर होता है। मतलब कि एक मिनट, समन केस यानी कि एक ऐसा ऑफेंस है जो कि जिसमें पनिशमेंट 2 साल से ज्यादा है, वहां पे आप बात कर रहे हो कि पनिशमेंट ही कम हो जाए और उसको समन केस की तरह ट्रीट किया जाए, पॉसिबल ही नहीं है, मतलब बहुत रेयर है। वो फिर हो सकता है कि अगर मतलब कि एविडेंसेस ऐसे हैं और प्रूफ हो रहा है तो वहां पे पॉसिबल है, लेकिन बहुत रेयर चांसेस है इसके, ठीक है। लेकिन वही बात करो समन केसेस की, यानी कि विद एविडेंस ऐसा ऊपर ऊपर से देखने में लग रहा है कि ऑफेंस इतना भारी ऑफेंस नहीं किया है, मतलब समन केस की तरह ट्रीट किया जा सकता है, पर शायद हो सकता है कि कुछ एक्सेप्शन हो जिसकी वजह से उसको वारंट केस की तरह ट्रीट किया जाए विद एविडेंस, एडिशनल एविडेंस अगर पाए जाते हैं या कुछ भी हो सकता है उस केस में, ठीक है, कोई भी एक्सेप्शन हो सकते हैं। तो वहां पे चांसेस हैं कि समन केस को, क्योंकि समन केस क्या है, लाइट वेट केस है, यानी कि जहाँ पे आपकी पनिशमेंट ही कम है, बट उनको वारंट केस में ट्रीट करना पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉसिबल है कि समन केस वारंट केस बन सकते हैं, कन्वर्ट हो सकता है। देन वी हैव चार्जेस, कैसे चार्जेस है दोनों केसेस में। तो अगर आप बात करते हैं वारंट केस की, तो यहाँ पे चार्जेस जो है मैंडेटरी है, क्योंकि ऑफेंसेस कैसे होता है, सीरियस ऑफेंस होता है, ठीक है। तो इसलिए ये यहाँ पे चार्जेस जो हैं मैंडेटरी हैं, मैंडेटरी, क्योंकि ऑफेंस ही कैसा है, सीरियस ऑफेंस है। फिर यहीं पे समन केस की बात करो तो यहाँ पे मतलब कि ऑफेंस क्या है, इतना ज्यादा क्या बोलते हैं, सीरियस नहीं है, तो वहां पे नेसेसरी नहीं है, नॉट नेसेसरी, चार्जेस क्रिएट करना इज नॉट नेसेसरी इन समन केसेस, ठीक है। उसके बाद समन केसेस का अगर हम एग्जांपल ले, समन केसेस कैसे हो सकते हैं, तो लगा लो कोई ऐसा ऑफेंस, ब्राइबरी का ऑफेंस है या डाउरी सिस्टम का ऑफेंस है, कोई भी ऐसे ऑफेंस एक बार के लिए एग्जांपल मान लेते हैं, विड्रॉल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। मान लो जो समन केसेस हैं वहाँ वो लेस सीरियस ऑफेंस होते हैं, वहाँ पे अगर माफी वाफी मांग ले और उस केस को रफा दफा करना चाहे, मतलब कि अगर अग्रीव्ड पार्टी राजी है कि ठीक है मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं है, मान लो अग्रीव्ड पार्टी के ऊपर कुछ कैसे बोले, कोई ऐसा जैसे हमने सुना ना मानहानि का केस हो जाता है, मतलब उसकी छवि खराब करने के लिए कोई केस कर दिया उस पे, वेट 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 वेट, हाँ हाँ, तो मान लो कि मतलब कि ऐसा कुछ करा है कि उसकी इमेज को उसकी रेपुटेशन पे उसका इफेक्ट आता है, ठीक है, लेकिन माफी मांग लेता है वो बंदा और जिसने कंप्लेंट फाइल की है उसको भी वो माफी माफी एक्सेप्ट हो जाती है, तो क्या वो समन केस विड्रॉ हो सकता है, अरे लाइट वेटेड केस है, उसने उसको कुछ बोल दिया, इसने उसको कुछ बोल दिया, कंप्लेंट हो गई, कंप्लेंट के बाद दोनों में सॉर्ट आउट भी हो गया, माफी मांग ली, मांग सकता है, पॉसिबल है, विड्रॉ भी हो जाएगी कंप्लेंट। पुलिस क्यों इतने लाइट वेटेड केसेस में पड़ेगी, और मतलब यहाँ पे विड्रॉल पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन मान लो किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, अब मर्डर हो गया यहाँ पे, और जिसका मर्डर हुआ है उसकी ही फैमिली वाले ने कंप्लेंट फाइल की है, मतलब डंडे से मारा है, गलती से मार दिया हो मान लो, या गुस्से में मार दिया हो, उसको नहीं पता था मर जाएगा, लेकिन फिर उसके भी ईगो पे आ गई कि मेरे लिए कंप्लेंट फाइल किया, मैं भी माफी नहीं मांगूंगा, केस चल रहा है चल रहा है चल रहा है, ठीक है। लेकिन एक दिन उसको समझ में आया कि अब ये केस इतना चलता जाएगा तो मेरी सीएस की पढ़ाई होगी कैसे, ठीक है। तो उसने क्या किया,
उसने जिसके फैमिली मेंबर के साथ उसने ऐसा किया था, या जो भी अग्रीव्ड पार्टी है, उसको जाके कहा कि ये सॉरी ना, मेरे ना अभी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो अभी तो मैं बिल्कुल भी इस चीज़ को हैंडल नहीं कर सकता। तो अग्रीव्ड पार्टी को भी लगा कि यार बंदा सीएस के पेपर दे रहा है, वैसे ही इतनी टेंशन में है, और मैं इस पे मतलब कि मेरा तो एक बंदा ही गया ना, मतलब जाने वाले को कौन रोक सकता है। अब उसने कंप्लेंट तो कर दिया। अब वो सोच रहा है कि मैं ना ये कंप्लेंट विथड्रॉ करा लेता हूँ, क्योंकि इस सामने वाले बंदे पे ना वैसे ही मुसीबतों का पहाड़ है। एंग्जायटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इतनी सारी चीज़ें इस पे होगी। हो सकता है इससे गुस्से में ये चीज़ हो गई हो, लग गया। जाने वाले को कौन रोक सकता है? मतलब मेरे हाथ में थोड़ी है कि मैं रोक लूँगा, और मैं ये कंप्लेंट फाइल करके मैं किसको जस्टिस दिलाऊँगा? जाने वाला तो चला गया। पुलिस के पास जाता है, मान लो बात कोर्ट तक भी पहुँच गई है, एविडेंसेस वगैरह सब इकट्ठे हो गए हैं। पुलिस को जाके कहता है कि मुझे ये वारंट केस ना विथड्रॉ करना है। मैं माफ़ कर रहा हूँ, मेरा दिल बहुत बड़ा है, मैं माफ़ कर रहा हूँ। और वैसे भी सामने वाले बंदे पे ना वैसे ही मुसीबतों का पहाड़ टूटा पड़ा है। अटेम्प्ट्स पे अटेम्प्ट्स लग रहे हैं। मैं उसको इतना दुःख नहीं दे सकता। मतलब जो उसने चोट मुझे पहुँचाई है ना, उससे ज़्यादा परेशानी में वो बंदा गुज़र रहा है, तो मेरे को परेशानी देकर उससे पाप लेना ही नहीं है। मतलब भगवान जी मेरे को इतना पाप चढ़ाएँगे ना, अगर मैंने उस पे केस किया तो। पुलिस वाला उसको पहले तो 4 गालियाँ देगा, उसके बाद शायद उसको भी अंदर कर दे, क्योंकि क्या है केस, यहाँ पे वारंट केस है, आपने किसी का मर्डर किया है और आपको अब उस बंदे पे दया आ रही है ना, तो आप अपनी दया को अपने साथ लेकर बैठो, और आप भी जेल में जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन ये केस विथड्रॉ नहीं होगा। तो वारंट केस क्या होते हैं? विथड्रॉ नहीं हो सकते, ठीक है? यार जेआईजेल में ना मेरे को ऐसा लगता है, और सीआरपीसी में हमें अपने कॉमन सेंस के साथ पढ़ना होता है। आपको जस्ट कीवर्ड्स के साथ खेलना है। कीवर्ड्स लाइक ऑफेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं, आप उन ऑफेंसेस को समझ लो। लिखने की बात मैं जो बोल रही हूँ ना, अगर आपने 2 बार भी पढ़ लिया ना, तो तीसरी बारी में तो आप मतलब कि मॉड्यूल की लैंग्वेज को छाप दोगे पूरा, ठीक है? और बात रही कॉमन सेंस की, कॉमन सेंस में क्यों कह रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे चीज़ें ऐसी, मतलब कि हम इंडियंस हैं, हमने ना ऐसी ही मूवीज़ देखी है जहाँ पे क्या वारंट, हम बचपन से देखते आ रहे हैं, क्या वारंट है, क्या समन है, ठीक है? फिर केसेस कैसे होते हैं, विथड्रॉ हो, अरे कॉमन सेंस की बात है यार, किसी का मर्डर करके तुम विथड्रॉ थोड़ी कर सकते हो केस को, ठीक है? और हमने तो मतलब कि सिर्फ़ ऑफेंसेस ही ऑफेंसेस, और क्रिमिनल ऑफेंस तो हमने इतने देखे हैं ना बॉलीवुड मूवीज़ में, मतलब कि रोहित शेट्टी की मूवी उठा के देख लो, या किसी की भी मूवीज़, मतलब डायरेक्टर्स के नाम तो मुझे नहीं पता है। बट अगर आप बॉलीवुड मूवी उठा के देख लो, बच्चे बच्चे को पता है ऑफेंस क्या है यार, और ऐसे ऑफेंसेस को विथड्रॉ नहीं किया जा सकता। तो सीआरपीसी में आप टर्म्स के साथ खेलो बस, और यहाँ पे वो टर्म्स की ही बात हो रही है। समन केसेस को विथड्रॉ नहीं कर सकते आप, वारंट केसेस को विथड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद चार्जेस की बात हुई, तो वारंट केसेस में तो चार्जेस मैंडेटरी होंगे। समन केसेस यार इतना हायर नहीं होता, ठीक है? ये छोटे-मोटे केसेस है, इनमें चार्जेस मैंडेटरी नहीं है। आप समन केसेस को भैया वारंट केसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन आप वारंट केस को, मतलब कि जहाँ पे आप बात कर रहे हो कि ऑफेंसेस हायर रिस्क के हैं, जहाँ पे ऑफेंस हायर उस पे हुआ है, और उस पे आप कह रहे हो उसको कि आप नहीं नहीं, आप अगर समन केसेस में कन्वर्ट कर दो तो बात बन जाए, नहीं हो सकता, ठीक है? विथड्रॉ करने की बात करो, बोला मैंने, दया आए चाहे कुछ आए, लेकर अपने साथ रूम में चले जाओ, उसको दया को दफना दो वहीं पे, क्योंकि भैया आपका यह केस तो विथड्रॉ नहीं होने वाला, ठीक है? इसके बाद है हमारा यहाँ पे हो जाता है, कन्वर्जन हो गया, चार्जेस हो गए, विथड्रॉ हो गया, और क्या हो गया? एक मिनट, मीनिंग भी हो गया, प्रोसीजर भी हो गया, ठीक है, ओके ओके। तो यहाँ पे हमारा समन केस डन है जी। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अपने 2 पॉइंट्स हैं नेक्स्ट, जो कि हैं प्लीडर, एंड द नेक्स्ट वन इज पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक है? प्लीडर क्या होता है और पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है? दोनों काम सेम ही करते हैं, पहली बात तो। दोनों का काम लीगल वर्क ही है, लेकिन जो पब्लिक सॉरी प्लीडर होते हैं, वो क्या होते हैं? ऑथराइज्ड, उनको ऑथराइज किया जाता है बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग, मतलब कि उस टाइम के लिए उनको टू प्रैक्टिस, यानी कि आप उनको लॉयर भी कह सकते हो, मतलब कि जो कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, कोर्ट की परमिशन से ही करते हैं, ठीक है? और क्या मतलब कि अपने किसके फ़ेवर में करते हैं? अपने क्लाइंट्स के फ़ेवर में करते हैं, यानी कि उस केस को
जो मान लो कोई सा भी केस है, वो अपने क्लाइंट के फेवर में वहाँ पे कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। प्लीडिंग्स यानी कि जो भी उनका ड्राफ्टिंग का काम होता है, जो चीज़ें होती हैं केस को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो सारी चीज़ें वो प्लीडर प्रिपेयर करता है और वो केस को रिप्रेजेंट करता है अपने क्लाइंट के फेवर में। पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है? जो ना स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। और हमने स्टेट देखा है, स्टेट हम किसको कहते हैं? पब्लिक प्रोसिक्यूटर का अगर आप हिंदी मीनिंग गूगल पे सर्च करोगे, दैट विल बी सरकारी वकील। ठीक है, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन हुआ? जो कि अगर हम स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि वो गवर्नमेंट के फेवर में होता है। ठीक है, सरकारी वकील वो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और जो प्लीडर होता है वो क्या? नॉर्मल जनता, जिसको और प्लीडर को कौन अपॉइंट करता है? प्लीडर किसकी परमिशन से? कोर्ट की परमिशन से, मतलब कि कोर्ट की परमिशन से प्रैक्टिस करता है इन कोर्ट, और अपने क्लाइंट्स वगैरह के फेवर में वो प्लीड करता है। ठीक है, प्लीड यानी सबको पता है जनरल मीनिंग है प्लीड का। ठीक है, प्लीड करना हमें पता है, प्लीड टर्म का मतलब क्या है। तो प्लीडर वो हो गया। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन हो गया? जो कि सरकारी अगर आप गूगल में हिंदी मीनिंग सर्च करोगे तो दैट विल बी सरकारी वकील, यानी कि जो स्टेट या गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप मॉड्यूल की लैंग्वेज से जाओगे तो ये है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसको कोर्ट के, एक मिनट, फेयर व्यू, फेयर व्यू, फेयर एक्सरसाइज, मतलब अपने पावर का सही इस्तेमाल करने के लिए वो बाउंडेड है बाय कोर्ट ऑफिस फंक्शन। क्लियर है? ठीक है, तो हमारे यहाँ पे प्लीडर हो गया, पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। अभी जो हमने ऑफेंसेस पढ़े हैं ना, एक मिनट, हाँ, अभी जो हमने ऑफेंसेस पढ़े हैं, अब इसका एक बार यहाँ पे देख लेते क्या क्या ऑफेंसेस हमने देखे हैं। पहले तो हमने देखा ऑफेंसेस का मेन इंग्रेडिएंट क्या था? नमक मसाला था, मेंस रिया। उसके बाद ऑफेंसेस के हमने टाइप देखे हैं। तो पहला था कॉग्निजेबल, दूसरा था, मतलब कि पहला टाइप था कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, फिर था बेलेबल, नॉन बेलेबल। उसके बाद अभी हमने देखा समन केस और वारंट केस। ये हो गए ऑफेंसेस का क्लासिफिकेशन। ओके, और देखोगे तो ये सब आपस में इंटरलिंक्ड है। अब आ जाते हैं हम पावर ऑफ कोर्ट्स पे। पावर ऑफ कोर्ट्स, जो इसमें हमारे, अगर जैसे कि ऑफेंसेस क्या हैं, पावर ऑफ कोर्ट के हिसाब से अगर बात करें तो आईपीसी और एनी अदर लॉ। हाँ जी, तो यहाँ पे आईपीसी में जो ऑफेंस, यानी कि जो फर्स्ट शेड्यूल में, सीआरपी फर्स्ट शेड्यूल में बताए गए हैं कि उनका ट्रायल पॉसिबल है, तो उनका ट्रायल कौन? हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन कर सकती है। यानी कि आईपीसी में जो ऑफेंसेस आते हैं, आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड में जो ऑफेंसेस आते हैं, आईपीसी 1860, तो उनका ट्रायल कौन कर सकता है? हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन। और फिर उसके अलावा और किसी लॉ में जो ऑफेंसेस आते हैं, तो उनका ट्रायल कौन कौन कर सकता है? जो कोर्ट उसमें मेंशन है, उस लॉ में मेंशनड है वो। तो यहाँ पे क्या है? थ्योरेटिकल टर्म्स हैं। ठीक है, कि अगर आईपीसी वाले जो लॉ ऑफेंसेस आते हैं उनका ट्रायल हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन कर सकते हैं, और उसके अलावा जो भी लॉज है जिनमें वो ऑफेंसेस कवर होते हैं, उनका ट्रायल वो कोर्ट कर सकती है जो उस लॉ में मेंशन किया गया है। अगर वो ऑफेंस फर्स्ट शेड्यूल में ट्रायबल बताए गए हैं कि उनका ट्रायल हो सकता है, तो फिर वो भी ऑफेंसेस हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन मतलब कि उनका ट्रायल हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन के पास जा सकता है। इसके बाद सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट है, यहाँ तो थी पावर ऑफ कोर्ट्स की पावर क्या है?
तो कोर्ट की पावर ये है कि आईपीसी के ऑफेंसेस को ट्रायल कर सकती है कौन, हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन, और बाकी अदर लॉज में जो कवर होते हैं ऑफेंसेस उनका वो कोर्ट कर सकती है जो कोर्ट मेंशन किया गया है उस लॉ में। इसके बाद सिमिलर कॉन्सेप्ट है जहाँ पे है पावर ऑफ कोर्ट टू पास सेंटेंस। हाँ जी, सेंटेंस। कौन सा वाला सेंटेंस? बस सेंटेंस। पावर ऑफ कोर्ट टू पास सेंटेंसेस। अब इसमें ना थोड़ा क्लियर होके करेंगे। यहाँ पे हमारा है मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। इनकी क्या पावर है? मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास इम्प्रिजनमेंट सुना सकता है कितने साल तक की? अप टू 1 ईयर, और या तो फाइन, या तो इम्प्रिजनमेंट या फिर फाइन अप टू 5K, या फिर अकॉर्डिंग टू द केस अगर वो स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देने लायक है तो बोथ भी पॉसिबल है। इसके बाद हमारा है मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, इनके पास क्या पावर्स है? मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास इम्प्रिजनमेंट, अब यहाँ पे थोड़ा बढ़ जाता है इम्प्रिजनमेंट, अप टू 3 इयर्स, और फाइन यहाँ पे 10,000 तक की भी फाइन जा सकती है, और या तो पॉसिबल हुआ तो बोथ। तो अगर हम देखें सेकंड क्लास की क्या पावर है, वो आपको इम्प्रिजनमेंट सुना सकते हैं अप टू 1 ईयर, ठीक है, 1 ईयर से ज़्यादा नहीं हो सकता, 1 ईयर तक, और फाइन भी सुना सकते हैं, वो आपको आपके ऊपर फाइन की पेनल्टी लग जाएगी 5,000 की, या फिर अगर पॉसिबल हो तो दोनों भी पॉसिबल हैं, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट क्लास में बढ़ जाता है इम्प्रिजनमेंट का टाइम पीरियड, 3 इयर्स हो जाता है, अप टू 3 इयर्स, और फाइन आपका 10,000 हो सकता है, और पॉसिबल हुआ तो दोनों दोनों चार्जेस लग जाएंगे। इसके बाद है हमारे पास चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इनकी पावर क्या है? ये आपको इम्प्रिजनमेंट सुना सकते हैं अप टू 7 इयर्स। क्लियर है? 7 साल की आपको इम्प्रिजनमेंट यहाँ पे हो सकती है। इसके बाद है असिस्टेंट सेशन जज, जो आपको 10 साल तक का इम्प्रिजनमेंट सुना सकते हैं। ये आपको लर्न करना है, ठीक है, 10 इयर्स तक का। इसके बाद आता है सेशन जज, यानी जो सेशन कोर्ट के जज होते हैं, सेशन जज, वो आपको किसी भी तरीके का सेंटेंस, यानी किसी भी तरीके की आप पे पेनल्टी लगा सकते हैं, डेथ सेंटेंस के अलावा। इसको शॉर्ट में कैसे लिखूं? मे पास एनी सेंटेंस अदर देन डेथ सेंटेंस। डेथ सेंटेंस की पावर किसके पास है? हाई कोर्ट के पास है। अदर देन मतलब कि अभी तक हमने जितने भी मजिस्ट्रेट पढ़े, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, सीजीएम, एएसजे, सेशन जज, इनके पास डेथ सेंटेंस की पावर नहीं है अदर देन डेथ सेंटेंस। डेथ सेंटेंस को कौन दे सकता है? वो दे सकते हैं आपको, उसकी उस पावर है हाई कोर्ट के पास, ठीक है। तो हाई कोर्ट आपको डेथ सेंटेंस भी दे सकता है। सॉरी, अगर इसको क्लियर शब्दों में सही तरीके से अगर बोला जाए, तो अगर सेशन जज को डेथ सेंटेंस देना है तो उनको कंफर्म करना पड़ेगा, टू बी कंफर्म्ड बाय हाई कोर्ट। तो उनको कंफर्मेशन किससे लेना? हाई कोर्ट से। अगर सेशन जज को डेथ सेंटेंस पास करना है तो उनको हाई कोर्ट से परमिशन लेना होगा, और हाई कोर्ट की पावर यहाँ पे है, मतलब कि यहाँ उनके पास कोई एक्सेप्शन भी नहीं है, कैन पास एनी सेंटेंस, कुछ भी, आपको डेथ सेंटेंस भी दे सकते हैं, कैन पास एनी सेंटेंस, मतलब आपको क्यों देंगे, मतलब जिसने ऑफेंस किया उसको, ठीक है। यहाँ पे हमारा हो गया पावर ऑफ व्हाट, पावर ऑफ कोर्ट्स भी हो गया, और पावर ऑफ कोर्ट्स टू पास सेंटेंस भी हो गया।
एक बार दोबारा देख लेते हैं। सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट की पावर है कि वो भैया 1 साल तक पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं, और अगर फाइन लगाना चाहें तो 5,000 तक का, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, और चाहे तो दोनों कर सकते हैं, पॉसिबल है, ठीक है। उसके बाद मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के पास पावर है, आँख बंद करके करना है ये, ठीक है। आँख बंद करके याद करना है इसे, ठीक है। उसके बाद मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की पावर है कि वो कितने साल तक की इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं, 3 इयर्स तक की, और उनके पास फाइन लगाने की पावर कितनी है, 10,000, या फिर अगर वो चाहे, उनका मन चले, उनके पापा का राज चले, तो वो दोनों भी पॉसिबल कर सकते हैं, पर वो इम्प्रिजनमेंट बढ़ा नहीं सकते, ठीक है। दोनों पॉसिबल कर सकते हैं कि फाइन भी दे देंगे, इम्प्रिजनमेंट भी दे देंगे, ठीक है। उसके बाद अपने पास आता है, कौन सा कोर्ट आता है भाई, कौन सा कोर्ट, हाँ, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, कोर्ट नहीं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, थर्ड मजिस्ट्रेट है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इनके पास पावर है कि आपका ये इम्प्रिजनमेंट जो है, मतलब फाइन की पावर नहीं है, पर ये आपका इम्प्रिजनमेंट बढ़ा के 7 साल कर सकते हैं, 7 साल से ज़्यादा नहीं, 7 साल। असिस्टेंट सेशन जज के पास पावर है कि वो आपकी इम्प्रिजनमेंट 10 साल तक कर सकते हैं, 10 साल से ज़्यादा नहीं, पर 10 साल तक कर सकते हैं। सेशन जज के पास पावर है कि वो आपको, मतलब कि लॉ में जितने आपको, मतलब कि पनिशमेंट सेंटेंसेस जो है, यानी कि पनिशमेंट जो है, जितनी अवेलेबल है ना, सब दे सकते हैं, एक्सेप्ट अगर उनको डेथ सेंटेंस देना है, यानी कि किस तरीके की सेंटेंस दूंगे, इम्प्रिजनमेंट होगा डेथ के अलावा, वैसा तो होगा नहीं ना कि पंखे पे लटका दो, कह रही हूँ कि हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ, या ऐसे तो छोटे मोटे तो होंगे नहीं, मतलब इम्प्रिजनमेंट होगा या फाइन होगा। तो कोर्ट ऑफ सेशन के पास पावर है कि वो आपको किसी भी तरीके की सेंटेंस मतलब मतलब कि वो कैसा भी सेंटेंस पास कर सकते हैं, पर अगर उनको डेथ सेंटेंस देना है, किनको, सेशन जज को, तो उनको किनसे कंफर्म करना पड़ेगा, उनको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी हाई कोर्ट से, और हाई कोर्ट के पास पावर है, अरे यार, अगर हाई कोर्ट जो है सेशन जज को परमिशन देगा कि डेथ सेंटेंस पास कर सकते हो आप या नहीं कर सकते हो, यानी डेथ सेंटेंस तो हाई कोर्ट पास कर ही सकता है ना, उसके अलावा जितने भी तरीके के सेंटेंसेस, जितने भी तरीके की पेनल्टीज हैं, फाइन है, चार्जेस हैं, या इम्प्रिजनमेंट है, वो तो हाई कोर्ट दे ही सकता है, ठीक है। बाकी अगर सेशन जज को, याद करने वाला पॉइंट क्या है, अगर सेशन जज को डेथ सेंटेंस पास करना है तो उनको किनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, हाई कोर्ट से। और हमारा कॉमन सेंस ये कहता है कि अगर हाई कोर्ट परमिशन दे सकता है सेशन जज को, तो भैया उसका मन चले तो वो तो खुद भी ये सेंटेंस पास कर सकता है ना, यानी कि हाई कोर्ट तो किसी भी तरीके की पनिशमेंट दे सकता है। अब तक जो मेंशन हुई है क्लियर है, ऑथराइज्ड बाय लॉ, पर वो लॉ में होना चाहिए, ऐसा ना मन जो कर रहा है वो दे दो, भैया चाचा का लड़का है, पनिशमेंट तो देनी पड़ेगी, तो चल हाथ ऊपर करके खड़ा करवा देते हैं, मुर्गा बना देते हैं, नहीं नहीं, जो आपको लॉ में कहा गया है वही, ठीक है। या एक्स का दूल्हा है तो फिर तो भैया छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी दे देंगे पनिशमेंट, ऐसा भी नहीं है, मतलब भाई भतीजावाद नहीं चलेगा, ना ही पर्सनल दुश्मनी चलेगी यहाँ पे, ऑथराइज्ड बाय लॉ, ठीक है। इसके बाद है अरेस्ट ऑफ पर्सन का टॉपिक, अरेस्ट ऑफ पर्सन हमने पढ़ा था, बेल क्या होता है, अगर बेल हमने समझ लिया, बेल माने टेम्पररी रिलीज, तो अरेस्ट क्या होगा यार, अरेस्ट होगा भैया कस्टडी में लेना, पहले बेल में पढ़ा कस्टडी से थोड़े वक्त के लिए छोड़ देना, अरेस्ट माने कस्टडी में लेना, अगर वो गिल्टी प्रूव नहीं हुआ तो उसको छोड़ देंगे, ठीक है, उसको बाइज्जत बरी कर देंगे। तो कस्टडी में लेना किसी भी इंसान को, किसकी वजह से, उसको पहले तो कस्टडी में लेने की पावर किसने दी है, लॉ से उसको वो पावर मिली है, ठीक है, तो एम्पावर्ड बाय लॉ, ठीक है, कस्टडी में ले सकता है उसको, किस लिए, अरे कस्टडी में क्यों लेगा, डिटेन करने के लिए, भाग ना जाए कहीं, ठीक है, या होल्ड करने के लिए उसको। उसके बाद है कि मैं मतलब कि इस डेफिनेशन को तोड़ तोड़ के बोल रही हूँ, ताकि उसको क्यों डिटेन करेंगे, ताकि अगर हमको लग रहा है कि वो आगे भी कोई ऐसी क्राइम, ऐसा क्रिमिनल ऑफेंस कर सकता है, तो उसको उससे रोक के फॉर द टाइम बिंग, और अगर वो इनोसेंट प्रूफ हो जाता है तो भैया माफी नहीं मांगेंगे, पर चले जाओ तुम अपने आप, ठीक है। तो अरेस्ट क्या हुआ, उसको कस्टडी में लेना, किसने पावर दिया, लॉ ने पावर दिया, क्यों कस्टडी में लेना, टू डिटेन दैट पर्सन, क्यों डिटेन करना, टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम डूइंग एनी क्रिमिनल ऑफेंस, ठीक है, अगर हमको लग रहा है वो करेगा तो। इसके बाद है अरेस्ट का ही टॉपिक है, अरेस्ट का ही टॉपिक है माने अरेस्ट से रिलेटेड ही टॉपिक है, वो है कि अरेस्ट
ऑन refusal to give name and residence. हमने उसको अरेस्ट इसलिए किया है क्योंकि वो अपना नाम ही झूठा बता रहा है, या वो नाम बता ही नहीं रहा है, मना कर रहा है बताने से। मतलब इतना ढीठ है, इतना मारा हमने मतलब इतना उससे पूछा, सब कुछ कर लिया, नाम बता ही नहीं रहा है, गलत नाम बता रहा है, अरेस्ट करना पड़ा उसको। ठीक है, तो अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड रेजिडेंस मतलब कि अगर कोई इंसान जिसने कोई क्राइम किया है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, और वहां पे वो अपना नाम नहीं बता रहा है, वो अपना रेजिडेंट नहीं बता रहा, और बता रहा है तो गलत बता रहा है, मतलब इतना ढीठ है देखो कि बता भी रहा है तो गलत बता रहा है, तो उसको तो कस्टडी में लेंगे ही ना, क्योंकि वो पुलिस का दिमाग खपा रहा है। मतलब ऐसा नहीं, पुलिस का दिमाग तो किसी भी बात से खप सकता है अगर चाहे तो, बट अगर वो ऐसी चीजें कर रहा है ताकि पुलिस का टाइम वेस्ट हो, या फिर कि मतलब गेम खेल रहा है पुलिस के साथ, है ना, तो वहां पे उसको अरेस्ट किया जा सकता है, उसको कस्टडी में लिया जा सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि उस बंदे को ना आप 24 घंटे से ज्यादा नहीं डिटेन करके रख सकते। अगर उसने मतलब कि अगर आप उसका सही नाम और घर का एड्रेस यानी उसका रेजिडेंस पता नहीं लगा पा रहे हो, तो आप उसको 24 आवर्स से ज़्यादा उसको डिटेन करके नहीं रख सकते। तो इसका एक्सेप्शन क्या निकला अपने पास कि 24 आवर्स से ज़्यादा उसका डिटेनमेंट नहीं हो सकता है। डिटेनमेंट, ये मैंने अपने आप ही वर्ड बनाया या ये सच में है, चेक करके बताना। हाँ, तो उसको डिटेन नहीं कर सकते हैं अगर उसका आप मतलब कौन नहीं बता सकते, यानी कि ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर अगर उनका उसका सही नाम और उसका रेजिडेंस पता नहीं लगा पा रहे, तो भैया छोड़ दो उसको। फिर क्या होगा कि उसको आप जो भी इसका नियरेस्ट मजिस्ट्रेट होगा, आपके जुरिस्डिक्शन में पड़ता है, वहां पे उसको भेज दो, पर आप डिटेन करके नहीं रख सकते। क्लियर है? फिर से एक बार ये पॉइंट कर दें, अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड रेजिडेंस, यानी कि जहाँ पे या तो वो अपना पहली बात तो कमिट क्या किया है, कमिट उसने किया है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करके नाम ही नहीं बता रहा है, ठीक है, ना रेजिडेंस बता रहा है, और उसके बाद बता रहा है तो गलत बता रहा है। ठीक है, तो उसको कस्टडी में ले सकते हो, लेकिन एक्सेप्शन ये है कि अगर आपने 24 आवर्स के अंदर अंदर उसका सही नाम और रेजिडेंस पता नहीं लगाया, तो उसको आप रिलीज करके मतलब आप उसको पास ऑन कर दो, जिस भी जुरिस्डिक्शन में आप हो उस जुरिस्डिक्शन के नियरेस्ट मजिस्ट्रेट में आप उसको पास ऑन कर दो। ओके, इसके बाद है पहले नीचे आएंगे। अरेस्ट 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 बाय प्राइवेट पर्सन। अब कोई प्राइवेट बंदा यानी कि मैं, आप किसी को अरेस्ट कर सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है किसी को अरेस्ट करना? हमारे पास कोई पावर है किसी को अरेस्ट करने की? मतलब कि हम, यानी कि जिसका काम है ही नहीं है, जिसकी अथॉरिटी में ये आता ही नहीं, क्या उनके पास ये अथॉरिटी है कि आप किसी को अरेस्ट कर सकते हो? कर सकते हो। जहाँ पे किसी इंसान ने ऐसा ऑफेंस किया है, ऐसा क्राइम कमिट किया है जो कि नॉन बेलेबल है, या फिर मैंने बताया था ना नॉन बेलेबल ऑफेंस है, तो हो सकता है वो कॉग्निजेबल भी हो, नॉन बेलेबल है तो कॉग्निजेबल भी होगा वो। ठीक है, तो अगर ऐसे इंसान है, मतलब कि आप कहीं खड़े हो, आप गए हो पब्लिक टॉयलेट में, ठीक है, नहीं ये गलत हो जाएगा, आप बैठे हो मैकडोनल्ड्स में, और किसी बंदे ने मतलब कि दिन दहाड़े नहीं, बंदूक चला देगा तो यार भैया वो तो मार तो आपको भी देगा ना, ऐसा कोई छोटा मोटा एग्जांपल लेना पड़ेगा। हाँ, चाकू मार के भागा है और भाग रहा है, या आप किसी सन्नाटे वाले एरिया में गए हो जहाँ पे कोई नहीं है, लेकिन आप बहुत पावरफुल हो, मतलब कि पावर रेंजर से भी ज्यादा पावरफुल हो आप, और आपने देखा है कि एक बंदे के हाथ में चाकू है, बिल्कुल मतलब आपने क्राइम होते हुए नहीं देखा, पर आपने ये देखा है कि जो एक बंदा है जो खड़ा है, जो चाकू लेके खड़ा है, उसके चाकू में मतलब एप्पल से भी ज्यादा रेड ब्लड है। ठीक है, और वहीं नीचे ना एक आदमी लेटा पड़ा है, और उसके पेट में ना स्टैब्ड है, मतलब कि स्टैबिंग के निशान है। आप क्या उस बंदे को अरेस्ट कर सकते हो? भैया देखो, पावर है तो कर लो वरना भाग लो, लेकिन भाग के पुलिस को बताओ जाके। बट आपकी फर्स्ट ड्यूटी क्या बननी चाहिए, आप उसको अरेस्ट कर सकते हो अगर चाकू वाकू हाथ में ना हो उसके, तो मतलब कि अपना भी देखना पड़ता है ना, तो आपके पास पावर है कि आप उसको अरेस्ट कर सकते हो। अगर आप सनी देओल हो, अजय देवगन हो, ठीक है, बॉलीवुड मूवीज से रिलेट करते हो, तो आप उसको अरेस्ट कर लो।
और आपको कोई बोलेगा नहीं कि भैया क्यों पकड़ के रखा है इसको तूने, ठीक है ना, वो आप पे कोई वो कर सकता है, केस वेस कर सकता है, अरे भैया देखा है ये मार के भाग रहा था, और किसको किसी को मारता तो फिर मेरी तो फर्स्ट ड्यूटी है ना कि मैं इसको अरेस्ट करूँ, कर लिया मैंने अरेस्ट, ठीक है। तो आप उस बंदे को अरेस्ट कर सकते हो कब, जब उसने नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है और कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अच्छा, रोड पे जा रहे हैं, बड़ा ही कॉमन है, ये बहुत कॉमन है, रोड पे जा रहे हैं, कोई बंदा पर्स चुरा के भागा है, लड़की पीछे से चिल्ला रही है पर्स 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 पर्स, और वो भाग रहा है, तो आप क्या उसको अरेस्ट कर सकते हो? वो क्या बहुत ज्यादा सीरियस ऑफेंस है? पर्स में 100 रुपए थे, लेकर भाग रहा है, लेकिन पर्स लेकर भाग रहा है, पर्स है गुची का, 100 रुपए थे, वो मैटर नहीं करता, पर्स मैटर करता है, लेकर भाग रहा है वो, तो आप उसको वो तब भी अरेस्ट कर सकते, पकड़ सकते हो, पुलिस आई उसमें भी, मतलब ऐसा नहीं है नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए, मतलब आप अरेस्ट कर सकते हो किसी भी बंदे को जहाँ पे क्राइम है, लेकिन हाँ नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ज़्यादा सीरियस ऑफेंस होता है, तो वहाँ पे आपके पास पूरी 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 ड्यूटी है, और आपका मतलब कि उसको क्या बोलेंगे, नहीं याद आ रहा वो वर्ड, लेकिन आपका कर्तव्य, हाँ कर्तव्य है कि आप जनता के हित में ये काम करें, अपनी जान को जोखिम में डाल के, ठीक है। इसके बाद है अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट अरेस्ट कैसे कर सकती है? मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो किसी भी बंदे को अरेस्ट कर सकती है जिसने मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में कोई क्राइम कमिट किया हो, और उसको कस्टडी में ले सकती है। अरे यार, एक तो मजिस्ट्रेट, उसके सामने आप ऑफेंस कर रहे हो, ठीक है, तो वो तो आपको कस्टडी में लेगी ही ना, मतलब उनके पास तो वैसी अथॉरिटी है। चलो एक पल के लिए आप मेरे सामने कोई ऑफेंस कर रहे हो, मेरे पे कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, अगर मैंने आपको अरेस्ट नहीं किया, भैया मेरे को अपनी जान बचानी थी तो शायद मैं नहीं करूं, लेकिन मेरी फंडामेंटल ड्यूटी बनती है कि मैं कोई क्राइम होता हुआ देख रही हूँ, तो मैं वहाँ पे अपने आप को डेंजर में डाल के उस बंदे को अरेस्ट करूँ, यानी उस बंदे को पकड़ के रखूँ जब तक पुलिस नहीं आती, ठीक है। ऐसे ही, लेकिन वहाँ तो ऐसा नहीं है ना, आप पे कोई ऑब्लिगेशन है, पर मजिस्ट्रेट के पास तो पावर है, पावर आपके पास भी है, बट वो आपकी ऑब्लिगेशन नहीं है, बट वही मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट के पास, मजिस्ट्रेट के आंखों के सामने कोई क्राइम हो रहा है, मजिस्ट्रेट करे यार मेरी फंडामेंटल ड्यूटी थोड़ी है यार, छोड़ दे, लेकिन नहीं, मजिस्ट्रेट की पावर है, प्लस ऑब्लिगेशन भी है उन पे, अगर उनकी आंखों के सामने कोई क्राइम हो रहा है, कस्टडी में ले लेंगी तुमको, अगर तुमने उनके सामने कोई क्राइम किया है तो, ठीक है। उसके बाद आता है, इसमें एक पॉइंट ये है जो कि है सेक्शन 45 का, जो ये कहता है कि जो आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है ये सेक्शन, जब वो कुछ ऐसा करते हैं, एक मिनट, कंप्यूटर हैंग हुआ है, लैपटॉप आई थिंक, चल रहा है, हाँ। तो क्या पॉइंट था, सेक्शन 45 प्रोटेक्ट्स मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, अगर उनकी मतलब वो ड्यूटी पे नहीं है, और तब वो यार ये पता है ना हमें कि मतलब कि हमने वो मूवी देखी अक्षय कुमार की, क्या नाम था उसका, मूवी तो थी, इसका टैगलाइन क्या था जो कि उसकी मेन लाइन थी, कुछ ऐसी ही थी कि नहीं याद आ रहा, इज नेवर नेवर ऑफ ऑन ड्यूटी, मुझे ये लाइन याद है, ठीक है। तो मतलब कि अगर वो ड्यूटी पे नहीं है, फिर भी अगर वो ऐसी कोई चीज होते हुए देख रहा है और वहां पे वो उस बंदे को एनकाउंटर कर दे या कुछ भी कर दे, ठीक है, जो कि वैसे नॉर्मल बंदा नहीं कर सकता पर वो कर देते हैं, तो उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, ये सेक्शन उनको उस चीज से प्रोटेक्ट करता है। क्लियर है? क्लियर है, ओके क्लियर है। इसके बाद कुछ टॉपिक्स रह गए हैं, करते हैं उनको भी। अभी देखते हैं हम प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट। ये चैप्टर पढ़ के ना मेरे को बिल्कुल ही शोले वोले टाइप मूवीज याद आती हैं। तो प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट क्या है ये देखते हैं। प्रोक्लेमेशन जो वर्ड है, ये टर्म आपको क्या बताता है कि अगर कोर्ट को ऐसा लग रहा है, मान लो किसी बंदे के अगेंस्ट में वारंट इशू किया है, ठीक है, और कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि ये बंदा ना इसलिए छुप रहा है क्योंकि मतलब ये अपने आप को, वारंट क्या होता है कि मतलब कोर्ट आपको बोलती है भैया आपको इस दिन प्रेजेंट होना है, या उस बंदे के अगेंस्ट क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं, तो वो बंदा गायब इसलिए हुआ है
ताकि उसके अगेंस्ट वो वारंट एग्जीक्यूट ही ना हो पाए, ठीक है। तो वो बंदा गायब हो जा रहा है या छुप रहा है कहीं पे और कोर्ट उसको ढूंढ नहीं पा रही, तो कोर्ट क्या करेगी, एक रिटन प्रोक्लेमेशन इशू करेगी, जिसमें क्या होगा, ये प्रोक्लेमेशन में आपको कोर्ट कहेगी एक स्पेसिफाइड जगह, स्पेसिफाइड प्लेस, स्पेसिफाइड टाइम बताएगी आपको, इतने बजे इतने बजे, और वो टाइम क्या होना चाहिए, नॉट लेस देन 30 डेज, 30 डेज, समझते हैं इसको क्या है नॉट लेस देन 30 डेज में, ठीक है, फ्रॉम इशूइंग सच प्रोक्लेमेशन या पब्लिशिंग सच प्रोक्लेमेशन, ठीक है। देखो अब इसमें स्पेसिफाइड टाइम स्पेसिफाइड प्लेस बोला है, प्रोक्लेमेशन इशू कर देगी आपके अगेंस्ट कि भैया हमको तुम चाहिए हो इस जगह इस टाइम पे, और प्रोक्लेमेशन पब्लिश कर दिया है, जिस दिन वो प्रोक्लेमेशन पब्लिश हुआ है ना, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको प्रेजेंट होना है उस जगह पे। मतलब उस टाइम का मतलब है कि जिस दिन वो प्रोक्लेमेशन पब्लिश कर दिया कोर्ट ने कि हमें पता है कि तुम छुप रहे हो, ताकि तुम्हारे अगेंस्ट जो वारंट एग्जीक्यूट हुआ है, मतलब वारंट इशू हुआ है, वो एग्जीक्यूट ना हो पाए, हमें पता है तुम जान के कर रहे हो, ठीक है, तुमको कोई किडनैप करके नहीं लेकर गया है, और ना ही तुम ऊपर चले गए हो, तुम्हें हमें सब पता है तुम छुप रहे हो, ठीक है। तो हम तुम्हें बता दें, तुम जहाँ कहीं भी हो बेटा, प्लीज उस प्यारी सी जगह पे आ जाओ जो हमने स्पेसिफाई किया है, ठीक है, और इस टाइम पे आ जाओ, और ये प्रोक्लेमेशन आज इशू हुआ है, इसके 30 दिन के अंदर अंदर तुम हमको मिलने चाहिए, ठीक है, नहीं मिलोगे तो बताते हैं तुम्हें क्या करेंगे फिर हम। प्रोक्लेमेशन इशू हो गया, रिटर्न प्रोक्लेमेशन होगा। अब देखना क्या है कि अगर वो अपीयर नहीं हुआ, क्योंकि मतलब क्यों अपीयर होगा, कोई धमकी भी तो होनी चाहिए ना उसके अगेंस्ट, प्रोक्लेमेशन से क्या होता है, तो धमकी क्या होगी कि तुम अगर प्रेजेंट नहीं हुए तो तुम्हारी जो भी प्रॉपर्टी है, मतलब अगर तुम्हारे पास सिर्फ 10 रुपए हैं या तुम 10 करोड़ के मालिक हो, उसको नष्ट कर देंगे, ठीक है, उसको खत्म कर दिया जाएगा। और फिर तुम सोच लो कैसे करोगे कन्यादान, क्योंकि तुम्हारी, हमें पता है तुम्हारे 2 बेटे हैं 2 बेटियां हैं, कैसे निपटाओगे, कैसे उनकी शादी करोगे, सोच लो, मतलब टाइम दे रहे हैं हम तुमको, वरना प्रॉपर्टी तो जाएगी, डिमोलिश कर दी जाएगी। तो ये 30 दिन का टाइम उसको मिलेगा उसको सोचने को कि भैया मुझे कोर्ट के सामने प्रेजेंट होना है, क्योंकि मेरी 2 बेटियां हैं, उसकी शादी होनी है उन दोनों की, फिर मेरे बेटों की भी शादी होनी है, पोता पोती भी खिलाने हैं, मतलब मोह माया में इंसान फंस ही जाता है। तो कोर्ट को पता है कि इस मोह माया में फंसेगा इंसान, मतलब इतना भी बुरा इंसान नहीं होता ना, उनको सोचना पड़ता है आगे फ्यूचर का। तो अब कोर्ट 30 दिन का टाइम देती है तुमको अपना फ्यूचर सोचने के लिए, आना है तो आओ, नहीं तो जितना तुमने कमाया है ना क्राइम कर करके, वो नष्ट हो जाएगा। और कौन चाहता है कि उनकी खून पसीने की कमाई, चाहे खून पसीना किसी और का बहाया हो चाहे अपना बहाया हो, कोई नहीं चाहता वो इनकम से, मतलब वो जो इनकम जनरेट हुई फिर हमने महल बनाया चाहे झोपड़ी बनाई, कोई नष्ट कर दे, नहीं चाहता, ठीक है। तो ये लेकिन ये ऐसा प्रोक्लेमेशन जहाँ पे ऐसी अटैचमेंट दी जा रही है कि आपकी प्रॉपर्टी को डिमोलिश या फिर खत्म कर दिया जाएगा, उस ये इसलिए नहीं है क्योंकि कोर्ट चाहता है कि ऐसा कुछ हो, कोर्ट चाहता है बस वो अपीयर हो जाए, ठीक है। कोर्ट का इंटेंशन ये नहीं है कि आपकी प्रॉपर्टी को खत्म किया जाए या मतलब कि आपकी प्रॉपर्टी के साथ कोई खिलवाड़ हो, बस वो कोर्ट आपको धमकी देता है, जैसे कि मम्मी बोलती थी ना बचपन में, सच बता दे नहीं मारूंगी, सच बता दे नहीं मारूंगी। तो मम्मी का इंटेंशन नहीं मारना नहीं होता था, मम्मी का इंटेंशन होता था सच जानना और फिर मारना, ठीक है। तो यहाँ पे बात वही हो रही है कि कोर्ट आपको आपको आपकी प्रॉपर्टी को तोड़ना नहीं चाहती, कोर्ट चाहती है भैया तुम अपीयर ही हो जाओ ना, उतना ही हमारे लिए भी बहुत है, ठीक है। तो वहां पे आपको अपीयर होना पड़ेगा, ठीक है। और कितना भी डॉन बंदा हो ना, जहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी की बात आती है ना, वो आ ही जाता है। फिर अब वो अलग बात है अगर बिल्कुल ही अंडरवर्ल्ड डॉन हो, वहां तो मेरे को भी नहीं आइडिया क्या होता होगा। उसके बाद है, हमने एक टर्म पढ़ा, दैट वाज सर्च वारंट। क्या है सर्च वारंट, अरे सर्च वारंट, सर्च वारंट, वारंट क्या होता है, वारंट क्या होता है आपको दिखाया जाता है हम किस लिए आए हैं। सर्च वारंट क्या है, जहाँ पे कोर्ट के पास ना रीजन है, कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि जिस बंदे को हमने समन किया है ना, जो डॉक्यूमेंट्स हमें उससे चाहिए वो लेकर ही नहीं आएगा, ठीक है, या वो डॉक्यूमेंट्स को क्या कर रहा है, छुपा रहा है, या ऐसे कोई डॉक्यूमेंट है जो कि कोर्ट जानती नहीं है,
और वो उस बंदे के पास है, मतलब उस डॉक्यूमेंट का की खबर कोर्ट को नहीं है, लेकिन वो उस क्राइम करने वाले बंदे के पास है। या फिर ऐसी इंस्पेक्शन, ऐसी मन कर रहा है करवा लेते हैं एक इंस्पेक्शन, ठीक है। तो 3 पॉइंट्स हो सकते हैं जहाँ पे सर्च वारंट यानी ढूँढने का, मतलब आपको अलाउ कर दिया जाता है कि इस बंदे के घर जाओ और ढूँढो, ठीक है। तो सर्च वारंट किन-किन बिलीफ्स पे हो सकता है? जहाँ पे कोर्ट को लग रहा है कि ये जो डॉक्यूमेंट हमें चाहिए, ये बंदा लेकर ही नहीं आएगा, बड़ा चालू इंसान है, वो डॉक्यूमेंट नहीं लाएगा, तो इसलिए जाओ और जाके तो मतलब पुलिस को या ऑफिसर्स किसी भी टाइप के हो सकते हैं जो कोर्ट अपॉइंट करती है या फिर फॉर द टाइम बिंग अपॉइंट किया जाता है, उनको ये पावर दे दी जाएगी कि पहले तो इस बंदे को ना दिखाओ सर्च वारंट, पढ़वाओ इससे कि सर्च वारंट है, हमने तुमको दिया है पावर। और क्यों दिया है? क्योंकि हमें लग रहा है ये वो डॉक्यूमेंट्स लेकर नहीं आएगा, तो जाके तुम ही ढूंढो। दूसरा बिलीफ क्या हो सकता है, जहाँ पे कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि अरे यार कुछ मिसिंग है यहाँ पे, और ये बंदा वो चीज़ दिखाना नहीं चाहता और उसके पास है वो चीज़, जहाँ पे वो उसके पोज़ेशन में हो, तो कोर्ट कहेगी जाके पहले ढूँढो है कि नहीं है। मिलने पे तो भगवान भी मिल जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या चीज़ है। या फिर कहीं ऐसी चुलती है, ऐसा लग रहा था कि यार सब कुछ हो रहा है, एक इंस्पेक्शन करवा ही लेते हैं, ठीक है? तो जनरल इंस्पेक्शन हो सकता है। सर्च वारंट हमने देख लिया, हमने प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट देख लिया। हमने देख लिया अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन पॉसिबल है कि नहीं, अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट पॉसिबल है कि नहीं। सेक्शन 45 बात करता है कुछ एक्सेप्शन की, ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक अ लॉट ऑफ पॉइंट्स हैव बीन कवर्ड। इसके बाद थर्ड पार्ट में जो भी छूटे हुए पार्ट्स हैं मुझे देखने पड़ेंगे, और क्या क्या पार्ट्स हैं उसके बाद हम उनको कवर करेंगे। टिल देन हैव अ गुड डे एंड बाय बाय। और कल की वीडियो का कोई एंड नहीं हुआ था, वो पता नहीं कैसे अपने आप ही बंद हो गई, तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं उसको दोबारा से रिकॉर्ड करूँ। आलस नाम की भी एक चीज़ होती है, तो इसलिए मैंने उसको वैसे ही अपलोड कर दिया। प्रेजेंटेशन की आई नो बहुत कमी है, बट चलता है, नहीं चलता। तो हैव अ गुड डे एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। एंड कोई इशू होगा, कोई क्वेरी होगी, कोई दिक्कत होगी, तो टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, वहीं पे डिस्कस करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और क्या, मतलब कि जे हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो प्लीज़ उस प्लेलिस्ट को रेफ़र करना। जेआईजीएल की प्लेलिस्ट बनी हुई है और जितनी भी वीडियोज़ आएँगी वो उस प्लेलिस्ट में ऐड कर दी जाएँगी। टिल देन हैव अ गुड डे, कल की वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।